ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं लखनऊ में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर सूर्यकांत। नमस्कार। जिंदगी की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि ये हमें हर पल कुछ नया देखने और जानने का अवसर देती है। कोरोना संक्रमण के इस दौर में बहुत सारे लोगों को ऐसा लगने लगा है कि जीवन के रास्ते बदल गए हैं, भविष्य धुंधला नजर आने लगा है। ऐसे में क्या किया जाए? हिम्मत बनाए रखिए, उम्मीद का दामन थामे रखिए, कोविड नियमों का पालन करते रहिए और आने वाले समय में उम्मीदों का सूरज बहुत जल्द निकलने वाला है। कोरोना के प्रति आप सचेत रहें, जागरूक रहें, इसीलिए आकाशवाणी पर हम लेकर आते हैं ये खास कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम के साथ मैं हूं आनंद श्रीवास्तव और हमारे साथ हैं वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर सूर्यकांत। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद आनंद जी। नमस्कार सर। इससे पहले कि डॉक्टर साहब के साथ हम चर्चा शुरू करें, हम अपने श्रोताओं को बता देना चाहते हैं कि अगर वो भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-2331-4444। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-115767। डॉक्टर साहब जी, सरकार का जोर और विश्व स्वास्थ्य संगठन का जोर इस बात पर है कि दुनिया भर के लोगों को जल्द से जल्द कोविड टीका लगाया जाए। जो लोग कोरोना टीका का दोनों डोज लगवा चुके हैं, उनमें कुछ प्रतिशत ऐसे भी लोग हैं जिनके जहन में इस तरह के ख्याल आ रहे हैं कि अब तो उन्हें कोविड हो ही नहीं सकता क्योंकि उन्होंने कोविड टीका लगवा लिया है। लेकिन ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन के मामले जिस तरह से दुनिया भर में बढ़ रहे हैं, उससे अब सतर्कता और बढ़ाने की जरूरत आ गई है। क्या कहेंगे आप? आनंद जी, बिल्कुल सही बात है। इसीलिए हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पहले ही कहा था कि दवाई भी और कड़ाई भी। जी। अर्थात दोनों वैक्सीनेशन लगवाने के बाद भी, दोनों डोज वैक्सीन के लगवाने के बाद भी आपको कड़ाई रखनी है, अर्थात कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना है। और मैं तो कई महीने से, मैं आपको बताऊं कि 16 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीनेशन लॉन्च किया था इंडिया में। और आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी बिल्कुल सर, बोलिए। हाँ, तो उसी दिन आप समझिए पहले दिन पहला टीका किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, जिसमें मैं कार्य करता हूं चिकित्सक के रूप में, मैंने लगवाया था। जी। और उस दिन मैंने कहा था कि मेरे लोगों ने पूछा कि भाई आपके क्या वैक्सीनेशन के संबंध में क्या अनुभव है और क्या आपकी इच्छा है। जी। तो मैंने उस समय भी कहा था कि भाई मेरी इच्छा है कि 1 करोड़ टीका प्रतिदिन लगे और बहुत फास्ट वैक्सीनेशन हो जाए। जी। तो पहली बात तो ये है कि ये इच्छा मेरी पूरी हो चुकी है और एक नहीं 2-2 दिन 3 दिन ऐसे हो गए हैं कि जब 1-1 करोड़ से ज्यादा इस देश में टीके लग रहे हैं। जी। तो बिल्कुल सही, विश्व स्वास्थ्य संगठन की इच्छा को हम लोग पूरे कर रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री की इच्छा को भी हम लोग पूरा कर रहे हैं। लेकिन अक्सर मैं 6 महीने से, यानी उसी दिन से एक चीज और कह रहा हूं। जी। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, टीका लगने के बाद आपकी नाक में अलीगढ़ का ताला नहीं लग जाता है। अलीगढ़ का ताला मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश को बिलोंग करता हूं। उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छे ताले जो है वो अलीगढ़ के माने जाते हैं। जी। तो लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे दोनों डोज टीके के लग गए तो मेरी नाक पे यानी सांस के मार्ग पे अलीगढ़ का ताला लग गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके नाक से सांस वही जाएगी जो आप लेंगे, यानी जिस वातावरण की सांस लेंगे। जी। और वही उसी वातावरण में आप सांस छोड़ेंगे। जी। यानी अगर आप कोविड के पेशेंट से एक्सपोज होते हैं और वो सांस के साथ सांस मार्ग से आपके अंदर चला जाता है तो आपको तो खैर थोड़ा बहुत नुकसान करेगा क्योंकि आपको कोविड वैक्सीन लग चुकी है। तो ज्यादा से ज्यादा, जैसा आपने कहा कि ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन के मामले आ रहे हैं, ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन उसको कहता हूं मैं, आपके श्रोताओं को बता दूं कि कोविड का टीकाकरण जब पूरा हो जाता है, यानी दोनों डोज लग जाती हैं, उसके 2 हफ्ते बाद अगर कोई कोविड का संक्रमण हो जाता है उसको ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन बोलते हैं। जी। तो अगर किसी को ये गलतफहमी है कि मैंने टीका लगवा लिया है और अब मेरे नाक से यानी सांस मार्ग से मेरे अंदर कोविड नहीं जा सकता, तो ये गलतफहमी है। जी। तो आपको छोटा मोटा ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हो सकता है, छोटा मोटा सिम्टम आ सकते हैं क्योंकि आपने दोनों टीके लगवा रखे हैं। लेकिन आप तो दूसरों के लिए कैरियर है, दूसरों के लिए स्प्रेडर है, सुपर स्प्रेडर है। जी। आप जब भी खांसेंगे, छींकेंगे कि तो आपके कुछ ना कुछ वायरस आपकी सांस से बाहर आएंगे। जी। तो
तो ये जो वायरस का सांस के मार्ग से आना और जाना, ये कोविड टीकाकरण के बाद भी बना रहता है। इसीलिए जब आप घर से बाहर निकलें तो लोगों से मिलने पे नमस्ते करिए, हाथ धोते रहिए, बाहर निकलने पे मास्क लगा के रखिए और लोगों से 2 गज की दूरी बना के रखिए। ये मूल मंत्र आपको वैक्सीनेशन करवाने के बाद भी करने पड़ेंगे। डॉक्टर सूर्यकांत ने पहला दिन पहले टीका लगवाया, लेकिन आज भी इन मूल मंत्रों का पालन करते हैं। तो भाई जब डॉक्टर होके डॉक्टर सूर्यकांत पालन कर सकते हैं नियमों का, तो आप पालन क्यों नहीं कर सकते हैं? आप बड़े अच्छे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि बाहु में टीका लगवाया तो आप बाहुबली हो गए। हम भी मानते हैं कि आप बाहुबली हो गए, लेकिन इतने बाहुबली नहीं हो गए कि आप मास्क उतार सकें। तो कृपया बाहुबली जरूर बने रहिए, लेकिन बजरंग बली मत बन जाइए। बजरंग बली जो है वो बहुत बलवान थे, इसलिए अपनी तुलना उनसे मत करिए, बाहुबली से करिए। हाँ ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने कहा है आप बाहुबली हो गए, तो मैं भी मान लेता हूं कि आप बाहुबली हो गए, लेकिन बजरंग बली नहीं हो गए हैं। आप सोचिए, आपको भी कोविड का उतना ही खतरा है जितना बाकी लोगों को। हाँ, ये बात जरूर है कि वैक्सीन लगने के कारण खतरा कम है जी, और लेकिन ये दोनों चीजें आप कर सकते हैं। आप वैक्सीन लगवाने के बाद आपको संक्रमण हो भी सकता है और आप संक्रमण फैला भी सकते हैं जी। तो इसलिए ये गलतफहमी ना पालें। देश के एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते कोविड नियमों का पालन करना हम सबका उत्तरदायित्व है। अगर हम सब अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझकर कोविड नियमों का पालन करेंगे, तभी हम संक्रमण की दर को कम कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पर जब भी बात कोरोना की हो रही है, पिछले 3-4 महीनों से सबके जहन में एक ही बात है, तीसरी लहर। जिस तरह से पिछले 3-4 दिनों से मामले 45,000 और 48,000 के बीच बने हुए हैं, बहुत सारे लोगों को ये लगने लगा है कि तीसरी लहर नजदीक है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कल कहा कि अभी दूसरी लहर का ही प्रकोप चल रहा है। ऐसे में जो एक बड़ा सवाल ये है कि क्या सिर्फ केरल में मामले बढ़ने से ये मामले दिख रहे हैं, या फिर वाकई देश के कई राज्यों में अब मामले बढ़ने लगे हैं और अब स्थिति गंभीर होने वाली है? जी देखिए, तीसरी लहर की चर्चा तो पिछले 3 महीने से हो रही है और सबने अपनी टिप्पणी दी है। मैं आपको बता दूं कि अभी जो हमारी एजेंसी है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, उसने जो अपनी रिकमेंडेशन दी है 1 हफ्ता पहले, उसने कहा है कि भाई 3rd वेव की पूरी आशंका बनी हुई है और उसने तो यहां तक कहा था कि इतनी भयंकर आ सकती है कि 6 लाख पर डे केसेस आ सकते हैं। 2nd वेव में तो भाई 4 लाख के करीब आए थे, तभी हम लोग पूरा देश दुनिया परेशान हो गई। प्रदेश, भारत का एक प्रदेश जो है वो पूरी तरह से त्रस्त हो गया और हम डॉक्टर्स तो खास तौर पे बहुत ओवरबर्डन थे उस दौरान। लेकिन मैं आपको बता दूं, हेलो जी बताएं सर। लेकिन मैं आपको बता दूं कि तीसरी लहर पूरी तरह निर्भर करती है हमारे ऊपर। बिल्कुल ठीक। और बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि पहली जो कोरोना की लहर आई या पहला कोरोना का संक्रमण आया 2020 में हमारे देश में, जनवरी 2020 में जी, तो ये प्रकृति का कहर था जी, और पूरी तरह से प्रकृति का निर्भर था। इसमें भाई हम सबकी किसी की भी गलती नहीं थी, किसी का दोष नहीं था जी। लेकिन अगर तीसरी वेव, चौथी वेव या कोई अन्य वेव अब आएगी तो पूरी तरह से ये सब निर्भर करता है प्रवृत्ति पर, ना कि प्रकृति पर। बिल्कुल। तो हमारी आपकी प्रवृत्ति यानी टेंडेंसी कैसी रहती है? अगर हम अनुशासित रहते हैं, अगर हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाते रहते हैं, तो कोई कारण नहीं है कि तीसरी वेव आएगी। और अक्सर मैं तीसरी वेव आने के तुलना करते हुए 4 संभावनाएं बताता हूं जी। पहली संभावना है कि जैसे घर में आपसे कोई मिलने आता है, आपके बाहर उसने घंटी बजाई दरवाजे पर और कोई उसको रेस्पॉन्ड नहीं किया जी, यानी हम कोविड एप्रोप्रिएट का बहुत अच्छा पालन कर रहे थे, घंटी कोविड ने बजाई लेकिन हमने रेस्पॉन्ड नहीं किया, दरवाजा नहीं खोला जी, तो घंटी बजाने वाला बाहर चला गया। लगता भैया जिनसे मिलने आया और डॉक्टर सूर्यकांत है नहीं घर में। बिल्कुल ठीक। दूसरी संभावना ये है कि आपने रेस्पॉन्ड किया, दरवाजा खोल दिया जी, तो भाई जब खोल दिया तो भाई ड्राइंग रूम में बिठाना पड़ेगा। आज कोई आया है उसे पानी, चाय, मिठाई कुछ तो पूछनी पड़ेगी जी, तो थोड़ी देर रुकेगा, यानी दस्तक दी, अंदर आया और थोड़ी देर रुक के चला गया। ये दूसरी संभावना है जहां पर हमने कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर में थोड़ी सी लापरवाही की जी। तीसरी संभावना है कि वो घर में घुस आया और आपने उसकी ज्यादा खातिरदारी कर दी और बहुत हॉस्पिटलिटी दिखा दी, यानी कोविड एप्रोप्रिएट की लापरवाही बहुत ज्यादा कर दी, तो वो 3-4 दिन रुक गया जी। तो ये तीसरी संभावना है, यानी आया भी और उसने नुकसान भी थोड़ा किया जी। चौथी संभावना ये है कि वो तो हफ्तों महीने रुक ही रह गया, परमानेंट गेस्ट बन गया, क्योंकि हमने लापरवाही बहुत कर दी और उसने बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया, बिल्कुल दूसरी वेव की तरह जी। तो
ये 4 संभावनाएं हैं और चारों संभावनाएं जुड़ी हुई हैं कि किस हद तक, यानी किस स्तर तक हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाते हैं और किस हद तक हम रिस्पॉन्ड करते हैं वर्तमान सिचुएशन में। मैं अक्सर उदाहरण देता हूं, मैं पिछले 1 महीने से 2 महीने से उदाहरण दे रहा हूं जी कि भाई आगे आने वाले 3 महीने यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, हालांकि बहुत से एक्सपर्ट ने भविष्यवाणी की थी, अपनी भविष्यवाणी क्या, अपने हम लोग डॉक्टर हैं, भविष्यवक्ता नहीं है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट ने, इंटरनेशनल और नेशनल एक्सपर्ट ने एक संभावना जताई थी कि अगस्त में तीसरी वेव आएगी जी। तो लोगों को लगता अगस्त निकल गया, तीसरी वेव नहीं आएगी, तो अब तो मामला ठीक ठाक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं व्यक्तिगत रूप से बताऊं, मेरा जो आकलन है जी। वो आकलन है अक्टूबर और नवंबर के लिए। मेरा व्यक्तिगत, डॉक्टर सूर्यकांत का जो आकलन है वो अक्टूबर और नवंबर के लिए है। खासतौर पर इसलिए मैं कहता हूं कि अब ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के 3 महीने जो हैं वो बहुत ही क्रूशियल है हमारे देश के लिए। इन 3 महीनों में जितना अनुशासन के साथ हम जी लेंगे, जितना कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपना लेंगे, उतना ही हम तीसरी वेव की संभावना को कम करते जाएंगे। बिल्कुल ठीक। और अक्टूबर का महीना तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि देखिए इस महीने में नवदुर्गा आएगी, दशहरा आएगा, फिर उसके पहले जो है वो धनतेरस आएगी, फिर एक चौदस आएगी, फिर दिवाली आएगी, फिर गोवर्धन पूजा आएगी, फिर भैया दूज आएगी और फिर छठ पूजा आएगी और उसके बाद देव दीपावली आएगी जी। आप सोचिए पूरा 1 महीने का पैकेज है हमारा त्योहारों का जी, जो करीब 12-13 अक्टूबर को मेरे ख्याल से नवदुर्गा शुरू हो रही है, तब से शुरू होगा और पूरा 15-17 नवंबर तक जाएगा। बिल्कुल ठीक। बहुत क्रूशियल है। पिछली बार एक पत्रकार ने मुझसे पूछा था 28 मार्च 2021 को जी कि डॉक्टर साहब क्या होगा बताइए, तो मैंने कहा कि होली पे जैसा लोग व्यवहार करेंगे वैसा ही नजर आएगा कोविड का सिनेरियो जी। और वही हुआ। 3 अप्रैल को अपने आप उन्हीं पत्रकार जी ने मुझे फोन कहा कि डॉक्टर साहब आपने बिल्कुल सही कहा था, होली मनाई लोगों ने, खूब जम के मनाई और कोविड के केसेस आपको याद होगा 3 अप्रैल को अचानक बहुत बढ़ गए थे। बिल्कुल। तो ये 28 मार्च को पूछा गया था 5 दिन के बाद की क्या भविष्यवाणी रहने वाली है, वो मैंने कर दी थी, वो सही साबित हुई। बिल्कुल। तो इसलिए मेरा आपके श्रोताओं से निवेदन है कि ये जितने त्योहार मैंने गिनाए हैं, नवदुर्गा से लेके देव दीपावली तक जी, आप सोच रहे होंगे कि आपके श्रोता भी सोच रहे होंगे डॉक्टर सूर्यकांत डॉक्टरी करते हैं या फिर 30 त्योहारों का हिसाब किताब रखते हैं। क्या करें, कोविड ने हमें मजबूर कर दिया है 30 त्योहारों का हिसाब रखने के लिए। तो मैं हर महीने के 30 त्योहार देखता हूं और फिर ये आशंका सोचता हूं कि कितने लोग उत्साह से ये त्योहार मनाएंगे, कितने सेलिब्रेशन से मनाएंगे, और उसी में छुपा रहता है कोविड स्प्रेड का राज। बिल्कुल। अगर आप, तो मेरा आग्रह है कि आप त्योहार मनाइए, जरूर उत्साह से मनाइए, लेकिन ये उत्साह दिल में रखिए, इसका प्रकटीकरण बहुत ज्यादा मत करिए। बिल्कुल ठीक है। और सोशल मीडिया के सहारे आप अपने जान पहचान और परिजनों को इसकी बधाइयां दे सकते हैं, शुभकामनाएं दे सकते हैं, उनसे जुड़े रह सकते हैं। उन्हें फोन से दीजिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से दीजिए, मैसेज से दीजिए, व्हाट्सएप से दीजिए, सब कुछ कीजिए। मिठाई का डिब्बा भी आप व्हाट्सएप कर दीजिए, क्या दिक्कत है। बिल्कुल, लेकिन सुरक्षित दूरी का पालन करना मत भूलिए और कोविड नियमों का भी पालन करिए। कार्यक्रम में पहली कॉलर जुड़ गई हैं उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से रिंकी तिवारी जी। रिंकी जी, स्वागत है आपका। स्वागत के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद सर नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। और आपके साथ ईश्वर सर है, उन्हें भी मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। जी सर, बिल्कुल। जैसे सर अभी आप जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहे थे वो तो बहुत अच्छा था, लेकिन सर एक बार मैंने आपको लखनऊ स्टूडियो में एक बार बात करते हुए मैंने सुना था, तो आपने सर कहा था कि जैसे मैंने पहले बताया कि डॉक्टर सूर्यकांत बोलते थे कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो यानी पोल्यूशन बढ़ रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, तो आप मास्क लगा कर चलिए, बस कोई लगा के नहीं चला। फिर अंत में कोरोना ने बता दिया, वो सर सही माने। लेकिन आपने एक बात बोला था कि जैसे सारे एक्सपर्ट बोलते कि 3 चीज का मतलब प्रोटोकॉल का पालन करना, जैसे मास्क, हैंड हाइजीन और सोशल डिस्टेंसिंग। और आपने कहा कि सूर्यकांत सर मतलब बोलते हैं कि मतलब वो नमस्कार कीजिए, हाथ मत मिले। अगर मान ली मैंने हाथ किसी से मिला लिया, गले मिले, तो सर हमने हाथ सैनिटाइजर से धुल लिया तो कोरोना मर गया, तो फिर कोरोना का है। आप इस पर सर क्या कहना चाहिए? धन्यवाद। डॉक्टर साहब, व्यावहारिक सवाल पूछ रही हैं। इनका थोड़ा सा मुझे छोटा करके समझा दिया, थोड़ी आवाज कम आई मेरे को। जी, रिंकी जी ये जानना चाह रही हैं डॉक्टर साहब कि आप तमाम तरह के सुझाव देते हैं श्रोताओं को कोविड नियमों का पालन करने का। उनका ये पूछना है कि अगर उन्होंने किसी से हाथ मिला लिया नमस्कार करने की जगह, किसी व्यक्ति को गले लगा लिया और उसके बाद अगर हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करके अपने हाथों को साफ कर लिया, तो कोरोना का खतरा कितना बचता है? नहीं, ठीक है। ये एग्जाम्पल में इनके उदाहरण को मैं उदाहरण से ही उत्तर देता हूँ कि किसी ने कहा कि भाई यहाँ आग मत जलाइएगा, और इन्होंने पहले आग जलाई और उसके बाद पानी से बुझाई जी।
तो ये ऐसी चीज है कि मैंने बता दिया कि भाई आग मत जलाना, तो आग जला के फिर पानी से बुझाना, तो इसलिए मैंने बताया कि भाई गले मत मिलो और हाथ मत मिलाओ, और मान लीजिए गलती से अब तो हो ही गई गलती तो ठीक है। तो देखिए मैंने तो बताया है, मैंने तो बहुत ऐसी चीजें बताई हैं कि मान लीजिए आपका एक्सपोजर हो गया, आपको लगता है जी, किसी भी वजह से हो गया, और आपने सैनिटाइजर का प्रयोग कर लिया, साबुन पानी का प्रयोग कर लिया, या घर पहुंचे तो आपने वो कपड़े चेंज करके और साबुन पानी से रगड़ रगड़ के नहा लिया, तो हो गया आपका एक्सटर्नल सैनिटाइजेशन, आप हो गए कोरोना फ्री। बिल्कुल ठीक बात है, ये मैंने पहले भी बताया हुआ है जी, और अभी भी बता रहा हूं कि ये सब तरीके हैं आपको कोरोना से बचाने के लिए। मान लीजिए एक्सीडेंटल एक्सपोजर हो गया है जी, तो इसलिए बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। बिल्कुल सही प्रश्न है इनका, बिल्कुल, और यही इसका उत्तर है। राजधानी दिल्ली के गांधीनगर से धर्मवीर जी जुड़ गए हैं। धर्मवीर जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। अमन जी नमस्कार। नमस्ते। मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ जी। डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्कार धर्मवीर जी। हाँ, जैसे कि हमारी आपकी पहले भी बात कि आपको एक बार बनारस भेजा गया था, कई बार आपको ही भेजा जाता है, क्योंकि जो था कि ये पैकेट अपने पास रखने से अगर ऐसी लक्षण दिखते हैं आपको कोरोना के, तो ये पैकेट की जो दवाई है आपने एक बार बताई थी, काफी टाइम पहले की बात है, आपने एक बार कार्यक्रम में बताई थी, तो ये आप ले लेने से इससे काफी इससे हमारे को बचाव मिलता है। तो वो हमें अभी लेनी चाहिए या ऐसी कुछ चीजें हैं जो आप दोबारा रिपीट करेंगे, इसके बारे में हमें आगे जो आने वाली जो परेशानियां हैं उनसे हम आगे पहले से ही, जैसे हम गाड़ी चलाते हैं हेलमेट पहन लेते हैं, कहीं बाहर निकलते मास्क पहन लेते हैं, तो इस तीन चीजों को जो आपने एक बार बताया था कि ये पैकेट आप अपने पास रखिए, कभी कोई जरूरत पड़ जाए तो वो दवा आप अपने पास से ही इस्तेमाल करके इसको खा ले, जो आप बनारस गए थे जब आपको इस बारे में आपने हमें बताया था। जी डॉक्टर सूर्यकांत, आज बड़ी समस्या हो रही है मौसम की वजह से या किसके, मेरे पास आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रही है, तो आप फिर इनका ब्रीफ में क्वेश्चन मुझे समझा जी डॉक्टर साहब, ये जानना चाह रहे हैं कि आपने किसी कार्यक्रम में ये बताया था कि कुछ दवाइयों को अपने पास हमेशा रखिए कोरोना के इस दौर में, मैं समझ गया जी, जैसे जरूरत पड़े उसका सेवन करें। ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या अब भी तीसरी लहर की आशंका के बीच इस चीज की जरूरत है या नहीं? हाँ नहीं, देखिए ऐसा है कि आइवरमेक्टिन एक दवा है जिस पर इंडियन डॉक्टर्स ने, जिसमें मैं भी शामिल हूं, मेरे इनिशिएटिव पर ये काम हुआ था। एक श्वेत पत्र हम लोगों ने लिखा था जो पब्लिश किया था जी, और वो श्वेत पत्र आइवरमेक्टिन पे, क्योंकि सस्ती दवा है, इफेक्टिव दवा है और दुनिया के 40% जनता इसको इस्तेमाल कर रही है आज भी बचाव के लिए जी, और इस हमारे व्हाइट पेपर को WHO ने अपनी वेबसाइट पे भी डिस्प्ले किया था और उसी व्हाइट पेपर के आधार पर 6 अगस्त 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार ने एक प्रोटोकॉल डेवलप किया था और उत्तर प्रदेश सरकार की पहली सरकार थी देश में जिसमें हम लोगों के रिकमेंडेशन पे, आई वाज द एक्सटर्नल एक्सपर्ट इन दैट फॉर्मुलेशन ऑफ द जियो। तो उस जियो में ये आइवरमेक्टिन और डॉक्सीसाइक्लिन को बचाव के लिए ये इस्तेमाल किया गया था, प्लस जो हमारे एसिम्प्टोमेटिक और माइल्ड केसेस हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए भी हम लोगों ने प्रोटोकॉल तैयार किया था। वो उस प्रोटोकॉल से उत्तर प्रदेश में बहुत फर्क पड़ा और उसकी गूंज मैं आपको बता दूं, यही नहीं, उसकी गूंज तो अमेरिका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया तक गई। ऑस्ट्रेलिया के एक सांसद ने ये तक कह दिया कि भाई उत्तर प्रदेश में क्या ऐसा फॉर्मूला इस्तेमाल किया गया है जो इतना बढ़िया कोरोना कंट्रोल किया उन्होंने। तो ये एक बहुत सारे फॉर्मूले थे, उसमें से एक आइवरमेक्टिन भी फॉर्मूला था और मैंने कहा था कि आइवरमेक्टिन हम लोग डॉक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं आज भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। महीने में एक बार आइवरमेक्टिन अभी भी खाता हूँ, दोनों डोज वैक्सीन की लगवाने के बाद भी, क्योंकि हम लोगों को खतरा ज्यादा रहता है। अब ये बचाव का तरीका हम लोगों ने उनके लिए किया था जो या तो कोविड मरीज के साथ रहते हैं यानी उनके परिवार के सदस्य हैं या डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं। आम जनता के लिए अभी कहीं भी हम लोगों ने रिकमेंड नहीं किया है, लेकिन अगर किसी को लगता है कि मेरा एक्सपोजर बहुत होता है, डॉक्टर सूर्यकांत के बराबर मेरा एक्सपोजर है, तो भाई ठीक है, डॉक्टर सूर्यकांत जब खा रहे हैं तो वो भी खा सकते हैं, धर्मवीर जी भी खा सकते हैं, लेकिन अभी ऐसी स्थिति नहीं आई है। जी बिल्कुल। वो स्थिति कब आएगी? जब धर्मवीर दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में तो अभी 100 के आसपास शायद केसेस निकल रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं है। यूपी में 18-19 केस लेकर रहे हैं। आप बताइए, 24 करोड़ की हमारी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है और 18-19 केस रोज निकलते हैं, तो बहुत कम है। दिल्ली में भी बहुत कम है। हाँ, ये प्रयोग जो ये धर्मवीर जी बता रहे हैं ये किया जा सकता है केरल जैसे राज्यों में जहां पर नहीं कंट्रोल हो रहा है। लेकिन ठीक है, वहां की सरकार अपने एक्सपर्ट से पूछ के और राय ले रही होगी। हमारी सरकार ने हम जैसे एक्सपर्ट की राय ली थी और उसके हिसाब से काम किया।
तो इनकी मैं आंसर यही दूंगा कि अभी कोई ऐसी स्थिति नहीं आई है कि आप आइवरमेक्टिन प्रोफिलैक्सिस का इस्तेमाल करें, लेकिन हाँ, जब कभी स्थिति आएगी आप डॉक्टर सूर्यकांत को इनके यूट्यूब चैनल पर सुन सकते हैं, ऑल इंडिया रेडियो पर फिर आनंद श्रीवास्तव जी या कोई दूसरा इंटरव्यू लेगा, फिर हम बता देंगे, आप निश्चिंत रहें। उत्तर प्रदेश के बड़ौद से महेश शर्मा जी जुड़ गए हैं। महेश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्ते जी, नमस्कार महेश जी। मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूंगा, तीसरी लहर आने की संभावना हो चुकी है, अगर तीसरी लहर आती है तो हम अपना बचाव कैसे करें? जी डॉक्टर सूर्यकांत, तीसरी लहर आएगी कि नहीं आएगी हमारे व्यवहार पे निर्भर करता है, और इसके लिए मैंने कहा है कि 3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्रूशियल हैं, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, खासतौर पे अक्टूबर का महीना और आधा नवंबर का महीना। तो नौ दुर्गा से लेके और देव दीपावली तक जितने त्योहार हैं, नौ दुर्गा है, धनतेरस है, चौदस है, दीपावली है, भैया दूज है, गोवर्धन पूजा है, छठ पूजा है और देव दीपावली है, ये सब त्योहार आने वाले हैं। इनको जरूर उत्साह से मनाइए, लेकिन उत्साह सीने के अंदर रखिए और उसको बहुत ज्यादा प्रकट मत करिए पब्लिकली। और अगर हम पूरी तरह से कोविड के नियमों का पालन करते रहे, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, दवाई भी और कड़ाई भी यानी वैक्सीन भी हम लगवाते रहें, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब तो बच्चों की भी वैक्सीन आ गई है, तो बच्चे भी बढ़ चढ़ के अब वैक्सीन लगाएं। कुछ ही शायद एक अगले हफ्ते हो सकता है शुरू हो जाए लगना। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हम बहुत जल्दी धीरे धीरे अच्छे उस टारगेट पे बढ़ रहे हैं इस देश में, जिससे कि जल्दी से हार्ड इम्यूनिटी पैदा हो और तीसरी वेव से हम बच जाएं। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि अक्टूबर नवंबर में थोड़ी थर्ड वेव आ सकती है, लेकिन उतनी खतरनाक नहीं आएगी जितनी की सेकेंड वेव आई थी। जी, इंद्रभान सिंह जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। इंद्रभान जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जी इंद्रभान जी, अपना सवाल पूछिए। जी सर, मैं चिरमिरी कुरासिया कॉलेज जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ सर। जी सर, ये पूछना है मेरे को, फाइजर की नकली वैक्सीन से आम जनता को क्या खतरा हो सकता है? रिपीट कर दीजिए, मुझे समझ में नहीं आया। एक बार दोबारा सवाल पूछिए इंद्रभान जी। वो ये समझने की कोशिश करना चाह रहे थे कि जो नेजल वैक्सीन आने वाली है उसका कितना फायदा मिलेगा। बहुत अच्छी है। देखिए, नेजल वैक्सीन उनके लिए बहुत अच्छी है जो सुई से डरते हैं। मैंने देखा है कि अच्छे अच्छे लोग शरीर में 6 फुट के लंबे हैं, बलिष्ठ हैं, मसल्स बिल्कुल सलमान खान और उनकी तरह हैं, अन्य हीरो की तरह, लेकिन बेचारे उससे सुई से डरते हैं। तो उनके लिए इंट्रानेजल वैक्सीन बहुत अच्छी है। और मैं आपको बता दूं, इसके पहले भी इन्फ्लुएंजा नाम की बीमारी की भी। जी डॉक्टर साहब से हमारा संपर्क टूट गया है। जैसा कि डॉक्टर सूर्यकांत बता रहे थे कि जो लोग इंजेक्शन से डरते हैं उनके लिए नेजल वैक्सीन एक अच्छा प्रयोग हो सकता है। साथ ही साथ डॉक्टर साहब ये भी बता रहे हैं कि जो तीसरी लहर की आशंका है वो हमारे आपके व्यवहार पर निर्भर करती है। अगर हम कोविड नियमों का पालन करते हैं, कोविड टीका सही समय पर लगवाते हैं और जहां भी जाते हैं मास्क के साथ जाएं, 2 गज की दूरी बनाए रखें, अपने हाथ और मुंह को बार बार साबुन पानी से धोते रहें, तो ऐसे में तीसरी लहर की आशंका कम होती दिख रही है। क्या प्रश्न था इनका? जी डॉक्टर साहब, वो जानना चाह रहे थे कि जो नेजल स्प्रे है। इंट्रानेजल वैक्सीन की बात कर रहे थे। ठीक है, तो इंट्रानेजल वैक्सीन आने वाली है, बिल्कुल ठीक है इनकी बात। और इसी दृष्टि से वो बनाई गई है कि जो लोग सुई से डरते हैं उनको कैसे वैक्सीनेट किया जाए। तो एक ये पहले से एस्टेब्लिश्ड है, कोई नई चीज नहीं है। इंट्रानेजल वैक्सीन पहले भी इन्फ्लुएंजा की आ चुकी है, तो ये भी प्रभावी होगी, आप निश्चिंत रहें। और अगर आप सुई से डरते हैं तो इसका इंतजार करें। डॉक्टर साहब, जब से तीसरी लहर की चर्चा शुरू हुई उस समय से ही बच्चों पर बहुत ज्यादा बातचीत होने लगी। कुछ विशेषज्ञों ने कहा कि जो तीसरी लहर है वो बच्चों को ज्यादा प्रभावित करेगी। ऐसे में अभिभावकों के बीच में डर का माहौल पैदा हो गया कि अब बच्चों का क्या होगा, क्योंकि बच्चे से हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो लगातार मास्क पहनेंगे, वो हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करेंगे या साबुन पानी से हाथ धोते रहेंगे। बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे कि बच्चों के लिए क्या कुछ गतिविधियां चल रही हैं वैक्सीन को लेकर और कितना खतरा है तीसरी लहर में उन्हें? देखिए, बच्चों के लिए मैं बहुत खुशखबरी लाया हूं, तो इसलिए जो बच्चे सुन रहे हैं सूर्यकांत अंकल को धन्यवाद दें। पहली खुशखबरी बच्चों के लिए है कि भाई बच्चे होते हैं दिल के सच्चे, इसलिए उनको जो है भगवान ने भेजा है अपनी तरफ से एक स्पेशल इम्यूनिटी देके, जिसको हम कहते हैं इनेट इम्यूनिटी। जी, यानी ईश्वर जब बच्चों को बनाता है तो एक बड़ी सी इम्यूनिटी उनके अंदर डाल देता है, एक सॉफ्टवेयर कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, कि अगर आप भाई आपका अभी पूरा सिस्टम डेवलप नहीं हुआ, बॉडी डेवलप नहीं हुई, तो आपकी ये इम्यूनिटी प्रोटेक्शन करेगी आपको इन सब इन्फेक्शंस के अगेंस्ट। तो वो है नंबर 1। जी।
नंबर 2 खुशखबरी बच्चों के लिए है कि अभी जो सीरो सर्वे हुआ है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा, चौथा सीरो सर्वे, जिसमें कि 7 से 17 साल के बच्चों को भी शामिल किया गया था, उसमें 56% बच्चों को इम्यूनिटी पाई गई, यानी एंटीबॉडी पाई गई कोविड के अगेंस्ट। अब बच्चों को टीका तो लगा नहीं, और इम्यूनिटी 2 ही तरह से होती है, या तो इन्फेक्शन से या वैक्सीनेशन से। तो जाहिर है कि ये इम्यूनिटी बच्चों को मिली है इन्फेक्शन से। आप सोचिए कि बड़ों में सीरो पॉजिटिविटी पाई गई है 67% और बच्चों में पाई गई है 56%। तो ऑलमोस्ट बराबर है। तो ये बच्चे जो हैं वो काफी कुछ इम्यूनिटी पैदा कर चुके हैं नेचुरल इन्फेक्शन से, यानी कोविड-1 और कोविड-2 में, सेकेंड वेव में, फर्स्ट वेव में उनको आसानी से इन्फेक्शन हुआ, और कोरोना भी उनको दोस्ती निभा के इन्फेक्शन खा के चाय वाय पी के नाश्ता करके निकल गया। और बच्चों को पता भी नहीं चला कि कब उनको संक्रमण हुआ। तो अच्छा खासा इम्यूनिटी बच्चों में पैदा हो चुकी है, ये सीरो सर्वे के रिजल्ट से जाहिर होता है। नंबर 2 खुशी। नंबर 3 खुशी ये है कि एक नहीं 2 वैक्सीन बच्चों की आ चुकी हैं। जाइकोव डी नाम की वैक्सीन, जो कि 12 साल से ऊपर के सबको लगेगी, वो इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के यहाँ से मिल चुका है। उसका टीकाकरण जल्दी ही प्रारंभ होने वाला है। और कोवैक्सीन जो भारत में ही स्वदेशी वैक्सीन है, वो भी 2 वर्ष से ऊपर के किसी भी बच्चे को लगाई जा सकती है। उसका भी फेज थर्ड का क्लिनिकल ट्रायल पूरा हो चुका है। उसको भी जल्दी ही ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया से इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिलने वाला है। तो ये 2 एक नहीं 2 वैक्सीन बच्चों की आ रही हैं। चौथी, मैं आपको बता दूं कि कोविड जो फैलता है वो फैलता है बॉडी में, एक रिसेप्टर होता है, उसका नाम है ACE2 रिसेप्टर। अब ये ACE2 रिसेप्टर, डॉक्टर साहब से हमारा संपर्क एक बार फिर टूट गया है। डॉक्टर साहब यही बता रहे थे कि बच्चों को लेकर जो तीसरी लहर में आशंका जताई जा रही है, सीरो सर्वे के नतीजे ये बताते हैं कि 57% बच्चों में इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है, उनको कभी न कभी कोरोना हुआ और बिना नुकसान पहुंचाए चला गया। कोविड वैक्सीन भी बच्चों के लिए बहुत जल्द आ रही है। जाइकोव डी को आपातकालीन मंजूरी मिल गई है, और कोवैक्सीन के जो ट्रायल्स हैं वो तीसरे फेज के जो ट्रायल्स हैं वो अंतिम चरण में हैं, और ये भी उम्मीद है कि बहुत जल्द उसे भी मंजूरी मिलेगी। ऐसे में 2 साल से 12 साल तक के बच्चों को और 12 साल से 18 साल तक के बच्चों को कोविड टीका बहुत जल्द लगना शुरू हो जाएगा। ऐसे में उन अभिभावकों के लिए एक बड़ी राहत की बात है जो अपने बच्चों को लेकर काफी चिंतित थे, काफी परेशान रह रहे थे, क्योंकि स्कूल्स भी खुल रहे हैं, और ऐसे में उनको ये चिंता सता रही थी कि हम बच्चे को अगर स्कूल भेजते हैं वो संक्रमित हो जाएंगे, फिर उनका ख्याल कैसे रखा जाएगा। कोविड नियमों का पालन करिए, चाहे आप बच्चे हैं या बच्चे के पिता हैं। आप सबको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि जहां भी जाइए मास्क पहनिए, 2 गज की दूरी बनाए रखिए, और साथ ही साथ अपने हाथ और मुंह को बार बार साबुन पानी से धोते रहिए। देश के एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम सबका ये कर्तव्य है कि कोविड नियमों का पालन करें, कोविड टीकाकरण में बढ़ चढ़कर भाग लें, तभी भारत को कोरोना संक्रमण से मुक्ति दिलाई जा सकती है। दुनिया भर की सरकारें अपने अपने स्तर से प्रयास कर रही हैं। भारत सरकार ने भी तमाम तरह की कोशिशें की हैं, लेकिन वो कोशिशें तभी सफल होंगी जब हम और आप आगे बढ़कर योगदान देंगे। कोविड टीका के लिए आप कोविन ऐप के जरिए स्लॉट बुक कर सकते हैं या ऑन साइट रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। स्वस्थ रहिए, खुशहाल रहिए, कोरोना संक्रमण से बचे रहिए। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे लखनऊ में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर सूर्यकांत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।